कोठारी हाउस की चमकती दीवारों पर उस शाम जैसे किसी तूफान की परछाई तैर गई थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई और भीतर कदम रखा उस औरत ने जिसे इस परिवार ने कभी अपने दिल में बसाया था और फिर अपनी ही गलतियों से खो दिया था। प्रार्थना का आना किसी भूकंप से कम नहीं था, लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, उस दिन से जब माही ने पहली बार महसूस किया था कि गौतम के दिल में आज भी सिर्फ प्रार्थना बसती है। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आकार लेने लगा कि अगर उसे गौतम को हमेशा के लिए अपने कब्जे में रखना है, तो केवल शादी काफी नहीं। उसे कोठारी हाउस की मालकिन बनना होगा, ताकि गौतम उसकी मुट्ठी से कभी बाहर न जा सके। उसका लक्ष्य था शक्ति, संपत्ति और वह नियंत्रण जो किसी भी रिश्ते को बंधन में बदल सकता था। उसने सबसे पहले मोतीबा का दिल जीतने का खेल खेला, उनकी सेवा में दिन रात लगी रही, उनके पुराने दर्द को समझने का नाटक किया, जैसे वह सचमुच इस घर की बहू और वारिस बनना चाहती हो। मोतीबा को लगा कि प्रार्थना के जाने के बाद आखिरकार कोई ऐसा आया है जो घर के लिए सच्चे मन से सोचता है। इसी बीच प्राग कोठारी, जो उम्र और बीमारी के कारण पहले ही कमजोर पड़ चुके थे, माही की मीठी बातों में आ गए। धीरे धीरे उन्होंने संपत्ति से जुड़े दस्तावेज उस पर भरोसा करके उससे साइन करवाने शुरू किए। माही हर बार एक मासूम सी मुस्कान के साथ समझाती, यह तो बस टैक्स बचाने की प्रक्रिया है, ताकि आपकी तबीयत खराब न हो और आप किसी झंझट में न पड़े। फिर एक दिन आया जब कोठारी हाउस की पूरी रजिस्ट्री चुपचाप उसके नाम पर हो गई और घर में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जो लोग हमेशा से इस घर के मालिक थे, अचानक ही एक कानूनी पेपर के आगे बेबस हो गए। सबसे पहला झटका गौतम को लगा जब वकील ने उसके हाथ में फाइल थमाई और शांत स्वर में कहा कि अब कोठारी हाउस मिसेज माही गौतम कोठारी के नाम पर है। उस क्षण गौतम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने माही को देखा, उसकी आंखों में अब वह पुराने दिनों वाला प्यार या डर नहीं, बस एक ठंडी जीत की चमक थी। गौतम ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, यह किस तरह का धोखा है। लेकिन माही ने अपने ठंडे दिमाग और विष भरी मुस्कान के साथ कहा कि यह कोई धोखा नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा है। अब अगर वह प्रार्थना के पास जाने की कोशिश करेगा तो वह घर से निकाला जाएगा और बाहर उसके पास न पैसा होगा, न इज्जत, न कोई सहारा। उसी पल गौतम समझ गया कि उसने अपने जीवन की सबसे भयानक गलती कर दी है। वह प्रार्थना और अपने होने वाले बच्चे के साथ जीने की इच्छा तो रखता था, लेकिन अब वह खुद अपनी लालच और कमजोरी से बने इस जाल में फंस चुका था। जब मोतीबा और प्राग कोठारी को यह सच्चाई पता चली तो उनका दिल टूट गया। मोतीबा फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर पराया बना दिया। वहीं प्राग कोठारी गुस्से से कांप उठे, लेकिन उसी शाम से इस घर की हालत बदलने लगी। नौकर जिनके लिए मोतीबा देवी की तरह थीं, अब माही के आदेशों पर झुकते थे। डाइनिंग टेबल की सबसे ऊपरी कुर्सी अब माही की थी और गौतम एक कोने में बैठा अपनी गलतियों के धुएं में दम तोड़ता रहता। इसी उथल पुथल में घर की नई कहानी शुरू हुई जब राही स्टोर रूम में गई। अंदर अंधेरा था, इसलिए वह मोमबत्ती लेकर सामान ढूंढने लगी। तभी अचानक लोहे की एक भारी रैक उसके ऊपर गिरने को हुई। ठीक उसी क्षण प्रेम ने उसे पीछे खींचकर बचा लिया। राही की सांसें तेज थीं, लेकिन उससे ज्यादा प्रेम के दिल में इस बात का आक्रोश था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि किसी की साजिश लग रही थी। राही जानती थी कि माही का इशारा खतरे की तरफ था, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत तब तक नहीं जुटा पा रही थी। घर की हालत दिनों दिन गिरती जा रही थी। माही का राज अब दहशत बन चुका था। एक दिन उसने रसोई में राही को ताना मारा कि अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो लोग उसे अयोग्य बहू कहलाएंगे। राही ने समझ लिया कि माही की धमकियां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि किसी बड़े खतरे का पूर्व संकेत थीं। फिर आया वह दिन जिसने पूरे घर की धड़कनें रोक दी। एक वकील ने माही को प्रार्थना द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस थमाया। खबर सुनते ही गौतम जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि नोटिस में साफ लिखा था कि प्रार्थना और उसका बच्चा जिंदा हैं, सुरक्षित हैं और वह जल्द ही घर वापस आएगी। उसने कानूनी रूप से अपने अधिकार की मांग की है और माही के खिलाफ ठोस सबूत उसके पास मौजूद हैं। पहली बार माही का चेहरा उतर गया।
वह गुस्से में चिल्लाती रही कि सब झूठ है, सब उसकी इज्जत खराब करने की चाल है। लेकिन घर में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। न गौतम, न प्रेम, न राही, न मोतीबा, सबकी आंखों में एक आशा की लौ थी कि अब न्याय का समय आ गया है। रात को जब माही अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी दरवाजा खुला और अंदर आई ख्याति, वही ख्याति जिसने कभी माही को थप्पड़ मारा था। वह शांत लेकिन आग से भरी आवाज में बोली कि अब प्रार्थना की वापसी के बाद माही का खेल खत्म होने वाला है। उसने आर्यन की मौत का सच उजागर करने की धमकी दी, जिससे माही की रूह तक कांप गई। उधर अचानक खबर आई कि मोतीबा बेहोश हो गई हैं। परिवार दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उनकी उंगलियों ने राही का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा कि वह इस घर को बचाए। उसी रात राही ने मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह डरने वाली बहू नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ने वाली शेरनी बनेगी। अगली सुबह प्रेम ने पहली बार सबके सामने कहा कि अब बहुत हो चुका और वह कोर्ट में इस घर का हक वापस लेकर रहेगा। राही ने उसकी आंखों में देखते हुए महसूस किया कि प्रेम के साथ खड़े होकर उसे अब डर नहीं बल्कि ताकत मिल रही है। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। गौतम ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी प्रार्थना, अपने बच्चे को गले लगाए, आंखों में दर्द, आंचल में साहस और उसके पीछे खड़े 2 पुलिस अधिकारी वकील के साथ। वे घोषणा कर रहे थे कि वे माही को धोखाधड़ी, झूठे रजिस्ट्रेशन और भावनात्मक शोषण के आरोप में गिरफ्तार करने आए हैं। माही की आंखों से पहली बार डर साफ झलक रहा था। आज इस घर में सत्ता की नहीं, सच की जीत होने वाली थी। यह कहानी की शुरुआत थी और अभी कई सच्चाइयां उजागर होना बाकी थीं। हवेली के विशाल बरामदे में एक ठंडी खामोशी पसरी थी, जैसे दीवारें खुद आज की घटना का बोझ महसूस कर रही हों। पुलिस के तल्ख कदमों की आवाज जब भीतर गूंजी थी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा था कि वे माही को धोखाधड़ी, गलत संपत्ति पंजीकरण, मानसिक शोषण और हत्या की कोशिश जैसे आरोपों में गिरफ्तार करने आए हैं, तो उस वाक्य ने पूरे कोठारी हाउस को जैसे हिलाकर रख दिया था। माही, जो आज तक खुद को इस घर की रानी समझती थी, अचानक पूरे राज जैसे ध्वस्त होता महसूस करने लगी। उसके होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाई जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह बुदबुदाई, यह सब झूठ है। प्रार्थना बदला ले रही है, मगर इस बार प्रार्थना की आंखों में बहते गुस्से की राख फिर से अग्नि बनकर चमक उठी। उसने कहा, बदला नहीं, न्याय होगा। और जितने भी सालों से दबी चीखें, मजबूरियां, छुपी बातें थीं, सब आज सामने आना ही था। पुलिस उसे पकड़ने आगे बढ़ी, पर माही पीछे हटती रही। उसकी थरथराती आवाज गौतम को पुकार रही थी। वह चाहती थी कि आज भी वही उसके झूठ को सच बनाने की कोशिश करे, लेकिन गौतम इस बार शांत नहीं थे। उनकी आंखों में पछतावा घना होकर भरा था। उन्होंने टूटती आवाज में कहा कि माही ने उन्हें वर्षों तक मोहरा बनाकर रखा और अब अपने कर्म का सामना उसे अकेले करना होगा। गौतम के शब्दों ने माही को भीतर तक तोड़ दिया। प्रेम, जो अक्सर घर की उलझनों में मौन रहता था, आज उसकी आंखों में ठंडा क्रोध था, जैसे वह भीतर ही भीतर इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हो। प्रार्थना आगे आई। वह वही औरत थी जिसे माही ने एक समय घर से निकाल दिया था, जिसके बच्चे को छीनना चाहा था, जिसे कमजोर समझा गया था। पर आज वह कमजोर नहीं थी। आज वह एक माँ थी, एक योद्धा और सच की लौ थी। उसने अपने बच्चे को राही के हाथों में थमाया और वह नन्हा हाथ राही की उंगली पकड़कर मुस्कुराया तो राही की आंखों में पहली बार आराम और विश्वास के आंसू उतर आए। वह छोटा सा एहसास जैसे कह रहा था, अब डर खत्म होने का समय है। फिर प्रार्थना ने पुलिस को इशारा किया और माही को ले जाया जाने लगा। माही अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाती रही कि यह साजिश है, सब झूठ है, पर अब उसके शब्दों में न पहले जैसा प्रभाव था न धमक। वह सिर्फ एक हारी हुई इंसान की आवाज बन चुका था। तभी ख्याति आगे आई और उसने बस इतना कहा, अहंकार टूटता है, आवाज नहीं करता। और यह वाक्य माही के दिल में किसी तेज धार की तरह चुभ गया। जैसे ही पुलिस वैन दूर जाने लगी, कोठारी हाउस की महिलाओं ने खड़े होकर उसे जाते देखा। यह घर के इतिहास में ऐसी पहली घटना थी जहां छल नहीं, सच की जीत हो रही थी।
उसी समय मोतीबा को होश आया। उन्होंने कमजोर स्वर में पूछा क्या हुआ, और गौतम ने उनकी हथेलियां थामते हुए कहा कि आज घर से अंधेरा जा रहा है। मोतीबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने राही और प्रार्थना को आशीष देते हुए कहा कि अब घर को फिर से बसाना है। शाम ढलते ढलते कोठारी हाउस में पहली बार एक शांत हवा चली, जैसे दीवारें फिर सांस लेने लगी हों। रसोई में राही ने पहली बार चूल्हा जलाया। मोतीबा ने दूर से मुस्कुराकर कहा कि अब अन्न भी नियत से पकेगा। पर इस सुकून के नीचे एक कंपन अभी भी बाकी था, जो जल्द फटने वाला था। रात को प्रार्थना बच्चे को सुला रही थी जब राही धीरे से उसके पास आई। उसने कहा कि स्टोर रूम में जो रैक उसके ऊपर गिरा था वह हादसा नहीं था। प्रार्थना का दिल धड़क उठा। राही ने फुसफुसाकर कहा कि उसे यकीन है कि यह माही ने करवाया था। प्रार्थना की आंखों में एक बार फिर वह तेज लपट जल उठी। माही भले जेल में है, लेकिन उसकी चालें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसी रात हवेली के बाहर एक काली कार रुकी। उसमें से उतरा एक काला सूट पहने आदमी, जिसकी मुस्कान में खतरे का सन्नाटा था। उसने माही की गिरफ्तारी की खबर पर बस इतना कहा, अब असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह हवेली में हल्की हलचल थी, पर मनों पर छाया एक बेचैनी भी। प्रेम लॉन में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने प्रार्थना को बताया कि माही के पीछे कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम सुनकर पुलिस भी असहज थी। माही ने किसी खतरनाक आदमी को बचाया था और बदले में ताकत ली थी। वह आदमी अब बाहर था और उसके इरादे साफ नहीं। तभी हवेली के गेट से वही काला सूट पहने आदमी भीतर आया। उसके कदमों में अजीब आत्मविश्वास था, मानो यह घर उसकी कमजोरी हो। गौतम ने पूछा, वह कौन है? उसने शांत स्वर में कहा, माही से मिलने आया हूं। ख्याति ने उसे बाहर जाने को कहा, पर वह सहज मुस्कान से बोला कि नियम बदलते देर नहीं लगती। फिर उसने पुरानी फाइल प्रार्थना को थमाई और कहा कि माही ने उससे कहा था कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो यह फाइल कोठारी हाउस पहुंचा दे। फाइल खोलते ही तूफान उठा। उसमें साफ लिखा था कि माही किसी बड़े गैंग का हिस्सा थी। आर्यन की मौत हादसा नहीं थी, एक संदेश थी, और वह संदेश माही के लिए था। राही के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उस आदमी ने कहा कि अब अगला निशाना माही नहीं, बल्कि राही होगी, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि घर की बहू बदल गई है, और जहां बहू बदलती है वहां दुश्मनी भी बदल जाती है। घर में मीटिंग हुई, सुरक्षा बढ़ाई गई, हर कमरे में कैमरे लगे। पर सबसे बड़ा फैसला प्रार्थना का था, वह अगले दिन जेल जाकर माही से मिलेगी। राही ने डरकर मना किया, मगर प्रार्थना बोली, जहर की दवा उसी के पास मिलती है जिसने जहर दिया हो। उसी रात हवेली की बाहरी दीवार के पीछे एक छाया खड़ी थी। फोन पर वह धीमे स्वर में बोला, तैयारी शुरू कर दो। माही गई, अब राही की बारी है, और उस प्रार्थना की जो खुद हमारे जाल में आएगी। हवेली के भीतर सब सो रहे थे, पर बाहर तूफान पूरी तरह जाग चुका था। यह सिर्फ माही की चाल नहीं थी, उसके पीछे छिपी पूरी दुनिया का खेल था। और अब कोठारी परिवार अपनी जिंदगी की असली लड़ाई में कदम रख चुका था, जहां घर के भीतर के जख्म और बाहर के दुश्मन दोनों एक साथ हमला करने वाले थे।